motion is the combined property of object and observer. अगर मैं मोशन की बात करूं तो स्टेटमेंट क्या है? मोशन इज द कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर. ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की कंबाइंड प्रॉपर्टी है आपके पास. ठीक, मतलब आप किसी भी मोशन को ऐसे नहीं कह सकते हो यार यहां पर कि कोई भी मोशन हो रहा है तो आप ये बोल दो सिर्फ ऑब्जेक्ट देख लो. नहीं, ऑब्जेक्ट को भी देखो, ऑब्जर्वर की भी देखो. क्योंकि आप समझो ना, अगर ये एक कार है और ये कार 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और इस पे एक मैन है ये. ठीक, अब कार 100 से जा रही तो इसके साथ साथ ये भी मूव कर रहा है. किससे मूव कर रहा है? 100 किलोमीटर पर आवर. तो अगर एक ऑब्जर्वर मैं ग्राउंड पे ले लूं, ये S1 ग्राउंड पे रेस्ट पे है, और अगर ये इसे देखता है तो हम लिख सकते हैं मैन इज मूविंग विद 100 किलोमीटर पर आवर, विद स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर. किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू S1. अब अगर S1 हमने नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब होता है वो स्टेशनरी फ्रेम के रिस्पेक्ट. अब बताओ, अगर सेम सिचुएशन में यहां पे एक दूसरी कार ले लूं और ये कार जो है ना ये भी 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, और अगर यहां पर एक दूसरा ऑब्जर्वर S2 ले लेता हूं, बताओ इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो बताओ मैन इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू S2. तो इसका मतलब बताओ, हम सेम ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं. एक कह रहा है 100 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है और एक कह रहा है रेस्ट पे है. तो दोनों में फर्क किसका है? फ्रेम का फर्क आ गया. एक स्टेशनरी फ्रेम और एक आपका फ्रेम कैसा है? वो मूविंग फ्रेम है आपके पास. तो इसलिए आपको हर केस में ये भी समझना पड़ेगा भैया ऑब्जर्वर कहां है. और स्पेशली अब जब हम फोर्स कंसेप्ट में एंटर कर रहे हैं तो यहां पर ऑब्जर्वर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक, तो अब यहां पे हम लोग समझते हैं, सबसे पहले फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर की बात करते हैं, या इसको हम लोग नाम देते हैं रेफरेंस फ्रेम. देखो, रेफरेंस फ्रेम की बात करें, रेफरेंस फ्रेम का मतलब है दिस इज द फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर. बताओ ये क्या हो गया आपका? रेफरेंस फ्रेम मतलब फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर. अगर मैं फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर की बात करूं तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. एक आपके पास होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और सेकंड हम लोग किसकी बात करते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन. सबसे पहले बताओ ये हमने क्यों डिवाइड किए? भाई कहीं पर भी हम किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं तो उसका कोई ना कोई लॉजिक. जैसे आप यहाँ पे हो तो आप इंजीनियरिंग बैच में, जेई वाले में, एक नीट वाला अलग बैच है. तो नीट वाले वो हो गए जिनके पास बायो है, आप लोगों के पास मैथ्स है तो आप जेई वाले. तो हमने क्लासिफाई किया तो उसका एक रीजन है ना, कि हमने आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्लासिफाई कर दिया. तो यहां पर हमने ये दो नाम क्यों दिए हुए हैं? कौन बताएगा मुझे? क्या मतलब है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का मतलब? अरे भाई पहले तो नाम सुना है ना सभी ने. अच्छा हाँ बताओ क्या मतलब है इसका? कौन मुझे एक्सप्लेन कर? बेटा वो तो टाइप हो गया, बात करना बंद करो. वो स्टेशनरी फ्रेम, मूविंग, ये तो टाइप हो गया. हम पूछे आखिर इनको क्लासिफाई किस बिहाफ पे किया गया है, किस रीजन से हमने इनको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ? हाँ बताओ. एक्सिलरेशन मतलब? और कोई?
और कोई कुछ बताए? देखो मैं तो बताता हूं, इनको हमने डिफाइन इसलिए किया हुआ है कि जो आप न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ते हो ना, न्यूटन सेकंड लॉ सिर्फ इनर्शियल फ्रेम से वैलिड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम से वैलिड नहीं है। तो न्यूटन सेकंड लॉ किस फ्रेम में वैलिड है, किस में नहीं है, इसलिए ये दो नाम दिए गए। मतलब अगर मैं इस केस की बात करूं, नोट करिए बेटा इसे, न्यूटन सेकंड लॉ इज एप्लीकेबल only from inertial frame। आप जो F इज इक्वल टू एम ए लगाते हो ना, वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम से वैलिड है। और अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो वी कैनॉट अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ डायरेक्टली फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम। हाँ कुछ करेक्शन करेंगे वो अलग बात है। और ये जो आप सूडो फोर्स पढ़ते हो ना, वो सूडो फोर्स इसीलिए आप पढ़ते हो क्योंकि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से न्यूटन सेकंड लॉ नहीं लगा सकते हो, तो कुछ इमेजिनरी फोर्स हम लोग लगा देते हैं और उनके एप्लीकेशन के बाद फिर हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज न्यूटन सेकंड लॉ अप्लीकेबल नहीं है आपके पास, तो इसलिए हम लोग यहां पर इसकी बात कर रहे हैं। मेरी बात से सभी लोग सहमत पूरी तरह, पक्का? तो इन दोनों का क्लासिफिकेशन का मेन क्राइटेरिया क्या है, एक फ्रेम से न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड है, दूसरे फ्रेम से न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड नहीं है। अब बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम में आता कौन कौन से ऑब्जर्वर आते हैं। देखो अगर मैं इनर्शियल फ्रेम की बात करूं तो यहां पे पहले हम लोग बात करते हैं, हम स्टेशनरी फ्रेम की बात करते हैं, स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब देखो अगर हम अपने यूनिवर्स की बात करें तो उसमें तो आपके पास जो हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है ना हमारी, तो इसमें तो पहले तो हम लोग यही करते थे भैया, सन स्टेशनरी, हम उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। अब करंट स्टडीज की बात करें तो भैया सन भी स्टेशनरी नहीं है, सन आगे की तरफ जा रहा है, हम उसके चारों तरफ जो है ना एक हेलिकल पाथ में चले जा रहे हैं। तो बट हम इतने ज्यादा आगे नहीं जाते, हम थोड़ा पीछे ही रहते हैं। तो अगर हम स्टेशनरी फ्रेम की बात करें तो इसके यहाँ मतलब यहां पर अगर स्टेशनरी ऑब्जर्वर का मतलब है, वो हम लोग यहां पर किसकी बात कर रहे हैं भाई, सिर्फ हमारी गैलेक्सी में सन ही तो स्टेशनरी है अगर देखा जाए, बाकी तो सब मूविंग है आपके। तो यहां पर स्टेशनरी ऑब्जर्वर मतलब हम लोग यहां पर सन की बात करें, ये स्टेशनरी है सिर्फ, ये आपका। अब लेकिन यार भाई अब ऐसे तो देखेंगे फिर तो हर जगह बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि देखो अर्थ की अगर मैं बात करूं, अर्थ स्टेशनरी फ्रेम नहीं है। मतलब क्योंकि अर्थ की अगर बात करते हैं हम लोग तो आपको पता है अर्थ जो है ना सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो अगर अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो एक तो अर्थ का रोटेशन है इसके अबाउट, जिसका टाइम पीरियड कितना होता है 365 डेज, या टाइम पीरियड के टर्म इसका ओमेगा कितना होता है बच्चा, अरे ओमेगा हो गया इसका 2 पाई बाय 365 रेडियन पर डे। एक तरीके से एवरेज ओमेगा हम ऐसे तो डिफाइन कर सकते हैं, मतलब इसको पूरा एक चक्कर लगाने में सन के बताओ कितना टाइम लगता है 365 डेज, तो एक एवरेज ओमेगा हम लोग यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। तो एक तो ये इसका रिवोल्यूशन है अराउंड द सन, ठीक, तो इसलिए ये स्टेशनरी तो बिल्कुल नहीं। और दूसरा, और इसके कारण क्या चेंज होता है, वेदर चेंज होते हैं, सीजन चेंज होते हैं आपके पास। और दूसरा क्या होता है, अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, उसके कारण क्या होता है डे एंड नाइट होता है। अगर मैं इसके एक्सिस की बात करूं तो अर्थ अगर अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो इस ओमेगा की बात करें, ये ओमेगा कितना हो गया 2 पाई/24 रेडियन पर आवर, बताओ एक ये आपका।
तो अगर हम लोग बात करें बाय डेफिनेशन, अगर मैं बात करूं, अर्थ इज नॉट इनर्शियल फ्रेम। बाय डेफिनेशन अर्थ कभी भी इनर्शियल फ्रेम नहीं हो सकती। अब लेकिन हम लोग जो है ना, हम हमेशा ध्यान रखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अर्थ के मोशन को कंसीडर ही नहीं करते। हम लोग हमेशा अर्थ को स्टेशनरी मानते हैं। हम अर्थ के मोशन को सिर्फ एक चैप्टर में कंसीडर करेंगे जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो। अदरवाइज हमेशा अर्थ आपके पास क्या है, स्टेशनरी है। तो उस केस में अगर इफ वी नेग्लेक्ट then it is an inertial frame। लेकिन यहां पर हमारे पास इनर्शियल फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एक एजम्पशन है, तभी ये ऐसा है। अदरवाइज हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन, अगर कोई पूछता है तो अर्थ आपका किस कैटेगरी में रहेगा, नॉन इनर्शियल की कैटेगरी। तो यहां पे जब हम लोग पिछले केस की बात कर रहे थे, तो यहां पे स्टेशनरी फ्रेम अगर हम अर्थ के मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, तो फिर अब ये चाहे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ लिखें या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखें, अब बताओ ये सब कुछ किस कैटेगरी में आ जाएंगे, स्टेशनरी फ्रेम। मतलब हमने यहां पे अर्थ के मोशन को कंसीडर नहीं किया। तो या तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर वो इनर्शियल है, या फिर दूसरा क्या होता है, ऑब्जर्वर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। और देखो इन दोनों की अगर मैं बात करूं, इन दोनों मोशन में बताओ क्या एक तरीके से एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर जीरो है। तो इनर्शियल बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए, इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर जीरो तो इनर्शियल है, और उस केस में न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड है आपके पास। और उसके लिए हम लोगों ने किया क्या है, हमने अर्थ को क्या माना हुआ है, स्टेशनरी। नॉन इनर्शियल फ्रेम की अगर बात करें, नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर कोई भी फ्रेम आपका एक्सिलरेटिंग फ्रेम है, तो अगर एक्सिलरेटिंग फ्रेम की बात करें तो वहां पर न्यूटन सेकंड लॉ एप्लीकेबल नहीं है आपके पास। या फिर अगर आपके पास कोई रोटेटिंग फ्रेम है, तो रोटेटिंग फ्रेम में भी हम लोग फ्रेम की बात करें तो हम लोग वहां पर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। ये दोनों फ्रेम आपके पास, तो इसलिए इनको हमने क्लासिफाई किया है कि एक फ्रेम से आपका न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड है और एक फ्रेम से न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड नहीं है। कंप्लीट करिए, देखो आपको बुकलेट में दिया होगा, जो नहीं दिया उतना नोट करिए। और हमेशा देंगे अर्थ के लिए हमेशा मान के चलो, अर्थ हमेशा क्या आपके स्टेशनरी है। अगर कहीं पर भी अर्थ के मोशन को कंसीडर करना होगा तो क्लियरली अलग से आपको मेंशन करेगा। चलिए अब ध्यान दीजिए सभी लोग। अब देखो इस पॉइंट को थोड़ा और क्लियर करते हैं, क्यों न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड है, क्यों न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड नहीं है। इस पॉइंट पे थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा आगे, और यहीं से हम लोग समझते हैं सूडो फोर्स के कंसेप्ट को। ठीक है, हमने एक सिचुएशन क्या ली, यहां पर एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक की बात करें, ये अब हम लोग बात करने आ रहे कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स की बात करने आ रहे। मैं तब जान दो, कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स की बात करें सब लोग, बेटा मेरी तरफ ध्यान दीजिए। देखो अगर सूडो फोर्स की बात करें
तो यहां पर सूडो फोर्स को समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि कब जो है ना न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड नहीं है। जैसे मेरे पास एक ब्लॉक दिया हुआ है, एक केस से हम समझा रहे हैं आपको, और इस ब्लॉक का मास कैपिटल एम है और इस पे एक फोर्स एफ लग रहा है। आप देखिए, आपको बुकलेट में मैंने दिया हुआ है, जो दिया उसको नोट, ये आपके पास पेज नंबर, सभी लोग आइए, पेज नंबर 4 पे मैंने ये सब कुछ दिया हुआ है। अब बताओ, एक ऑब्जर्वर, मेरे पास पी ऑब्जर्वर है, और ये पी ऑब्जर्वर जो है आपके पास, ये पी ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। ध्यान से, अगर ये पी ऑब्जर्वर आपके रेस्ट पे है तो इसने देखा ये इस पे फोर्स कितना लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, तो ये कहेगा न्यूटन सेकेंड लॉ से इसका एक एक्सेलरेशन ए हुआ, और हम न्यूटन सेकेंड लॉ अगर लगाएं तो इससे क्या आ जाएगा, दिस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, और ए की वैल्यू हम तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं, किसके बराबर हो जाएगी, एफ बाई एम, और ये पक्का क्या होगी, नॉन जीरो होगी। अरे हाँ ना, कोई समस्या नहीं, सभी लोग सहमत हो गए इस बात से। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर इस ब्लॉक को देखा और मैं इसके फ्रेम में जाके बैठ गया। ये हमारा कोई ऑब्जर्वर क्यू ऑब्जर्वर है, ठीक, और इस पे बताओ फोर्स क्या लग रहा था, एफ। अब बताओ, किसी भी ब्लॉक पे आप जाके बैठ जाते हो तो बताओ उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो जाता है आपके पास, जीरो। तो बताओ इस केस में एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू क्यू की बात करें, बताओ ये वैल्यू जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है। अब बताओ इस पे लगने वाला नेट फोर्स बताओ, एफ ई एक्स टी हमारे पास किसके बराबर है, इज इक्वल टू एफ विच इज नॉन जीरो। बताओ ये नॉन जीरो है, एफ ई एक्स टी के लिए नॉन जीरो है। और जबकि एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू क्यू बात करें तो एक्सेलरेशन आपका जीरो है। और अगर ये जीरो है तो इस केस की अगर मैं बात करूं, मैं यहां पे न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करूं, एफ ई एक्स टी इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो ये वैल्यू आपके पास नॉन जीरो है और ये राइट साइड होता आपकी जीरो है। बताओ क्या यहां पे न्यूटन सेकेंड लॉ फेल हो गया? बताओ ये आपका न्यूटन सेकेंड लॉ फेल हो गया, क्योंकि एक साइड आपके पास बताओ किसके बराबर है, जीरो, और एक साइड की अगर मैं बात करूं बताओ वो साइड आपकी क्या हो गई, नॉन जीरो। बताओ जीरो नॉन जीरो आपस में इक्वल तो नहीं हो सकते। बताओ इस केस में न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करें तो न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड तो नहीं है ना। और उसका रीजन आप तुरंत रिकॉल करोगे, ये जो क्यू ऑब्जर्वर है ये स्टेशनरी नहीं है। अगर क्यू ऑब्जर्वर को तुम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे, पी के रिस्पेक्ट में, बताओ ये क्यू ऑब्जर्वर किससे मूव कर रहा है, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम से। इसका मतलब ये वाला ऑब्जर्वर, बताओ कौन सा ऑब्जर्वर है आपका, एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है। और आपको मैंने पहले ही बोल दिया था एक्सेलरेटिंग फ्रेम में न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड ही नहीं होता है, तो हम वैलिड कहां से कर लेंगे यार इसको, क्योंकि ये ऑब्जर्वर हमारा कौन सा ऑब्जर्वर है, एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है आपके पास। तो पहले तो ये बात समझ में आई कि क्यों यहां पर न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड नहीं है। पहले तो इस बात से सभी लोग सहमत, पक्का सहमत। अब तो एक और एग्जांपल समझाता हूं, रुकिएगा बेटा, अभी आप लोग नोट मत करिएगा। मैंने क्या किया, एक ब्लॉक हमारे पास है, केस 2, एक एम मास का ब्लॉक, ये ग्राउंड पे से ब्लॉक, बताओ इस पे एक mg लग रहा होगा, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा होगा, और एक ऑब्जर्वर, वही मेरे पास p ऑब्जर्वर है। तो p की बात करें तो एक्सेलरेशन बताओ, जब इस पे कोई फोर्स ही नहीं है, यहां पर अगर p की बात करें विद रिस्पेक्ट टू p, बताओ अगर विद रिस्पेक्ट टू p अगर मैं बात करूं तो बताओ यहां पे एफ ई एक्स टी बताओ कितना है आपके पास, जीरो। तो बताओ यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू क्यू, बताओ वो भी क्या है आपके पास, जीरो। तो बताओ यहां पर एफ ई एक्स टी इज इक्वल टू एम इंटू
एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू क्यू, बताओ क्या ये इक्वेशन वैलिड है आपके पास? ये वैलिड इक्वेशन है? अरे वैलिड होनी भी चाहिए क्योंकि ये ग्राउंड के फ्रेम में है आपके पास। okay? अब मैं इसी केस की बात करूं और मैंने यहां पर एक क्यू ऑब्जर्वर लिया, ये एक ट्रॉली है और ये ट्रॉली किसी एक्सेलरेशन ए से मूव कर रही राइट साइड में, ठीक। और इसके ऊपर हमने एक ऑब्जर्वर बैठा दिया, ये हमारा क्यू ऑब्जर्वर है। ये क्या है? क्यू ऑब्जर्वर। अब बताओ हम जिसके फ्रेम में जाते हैं वो फ्रेम रेस्ट पे आ जाता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो जब हम इस फ्रेम में गए, जब इस फ्रेम में हम जा रहे हैं तो ये फ्रेम रेस्ट पे आ गया अगर, तो ये वाला एक्सेलरेशन था, बताओ ये एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका? गायब हो गया। अगर ये एक्सेलरेशन गायब तो एक तरीके से ये इसके फ्रेम में बताओ रेस्ट पे आ गया। और मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं कि किसी के एक फ्रेम में जाते हैं तो क्या करते हैं? वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पलट के दूसरे को दे देते हैं। अब बताओ इसके रिस्पेक्ट में ये एक्सेलरेशन बताओ इसको इधर मिल जाएगा, हाँ, फ्रॉम क्यू फ्रेम। क्यू फ्रेम से आप देखोगे तो यहां पर ये लेफ्ट में जा रहा है। अब समझना, अगर मैं क्यू ऑब्जर्वर की बात करूं, क्यू ऑब्जर्वर के हिसाब से बताओ FEXT कितना है? यहां पर 0। और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू क्यू बताओ वो कितना है आपका? A माइनस का J कैप। चलो यार आई कैप लिख देते हैं भाई, माइनस का आई कैप। अरे सिंपल सी बात, आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन आपकी एक्सेलरेट कर रही है। आप अगर बाहर ट्री को देखो विंडो से तो ट्री बताओ सेम एक्सेलरेशन से पीछे जा रहे हैं। अब बताओ ट्री पे कौन सा फोर्स है जो एक्सेलरेट करने लगे पीछे की तरफ? विद रिस्पेक्ट टू क्यू, बताओ ये दोनों बराबर नहीं है। और फिर से बताओ न्यूटन सेकंड लॉ फेल हो गया, फेल्ड है। और इसके फेल होने का रीजन वही है कि फिर से देखो ये क्यू ऑब्जर्वर आपका कैसा है? एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है। तो हमेशा ध्यान रखो कहीं पर भी अगर आपको एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम मिल गया तो भाई वहां पे न्यूटन सेकंड लॉ आप नहीं लगा सकते हो। इसीलिए हमने इसको दो अलग अलग नाम दे दिए, एक इनर्शियल फ्रेम बोला और एक हमने क्या बोला? नॉन इनर्शियल फ्रेम बोला। पहले तो ये बात से सभी लोग पूरी तरह सहमत कि इन दोनों केसेस में ये वैलिड नहीं है। अब बात आई करेक्शन की। मतलब न्यूटन ने जो हमें लॉ दिया था ना, वो एक्चुअली इन जनरल था ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड था? सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड। अब हम लोगों ने यहां पर कुछ अभी नोट मत करो, हमने यहां पे कुछ करेक्शंस किए और उस करेक्शन में हम लोगों ने अपनी तरफ से एक हाइपोथेटिकल फोर्स ले लिया जिसको हम लोग बोलते हैं सूडो फोर्स। लिखिए बेटा, इसमें पॉइंट लिखिए। It is an imaginary force. It is an imaginary force that is, it does not exist in nature. That is, it does not exist in nature. ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता आपके, ठीक। और अगर मैं यहां पे बात करूं, ब्रैकेट में एक पॉइंट और लिखिए, दिस इज द रीजन वाई this is the reason why it doesn't follow, this is the reason why it doesn't follow Newton's third law. It doesn't follow Newton's third law. समझिए ना लॉजिक? क्योंकि ये रियल फोर्स है नहीं तो इसका कोई रिएक्शन फोर्स होगा नहीं, और रिएक्शन फोर्स है नहीं तो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ठीक। अब बात आई भैया जब किसी को फॉलो नहीं कर रहा है, नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम कंसीडर क्यों कर रहे हैं? सिर्फ एक मोटिव कि न्यूटन सेकंड लॉ को हर, ठीक है। वी कंसिडर इट only for the validation of, we consider it only for the validation of Newton's second law
न्यूटन सेकेंड लॉ फ्रॉम एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रॉम एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ, तो हमने सिर्फ इसको किस लिए कंसिडर किया कि समहाउ किसी तरीके से जो है ना न्यूटन सेकंड लॉ जो है ना वो वैलिड हो जाए किससे, नॉन इनर्शियल फ्रेम या एक्सेलरेटिंग फ्रेम से. अभी रोटेटिंग फ्रेम की बात रोटेशन में हम लोग बात करेंगे, सर्कुलर मोशन में बात करेंगे, अभी नहीं बात करेंगे. तो इसलिए हम लोगों ने एक सूडो फोर्स, एक इमेजिनरी फोर्स कंसिडर कर लिया. बात क्लियर सभी को? अब देखो इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एफ सूडो माइनस का m इंटू वेक्टर ए, ये है इसकी डेफिनेशन की बात करें. दिस इज माइनस का m इंटू वेक्टर ए. अगर मैं मैग्नीट्यूड अलग से लिखूं तो दिस एफ सूडो इज इक्वल टू m इंटू ए. ठीक, यहां पर m क्या हो गया, दिस इज द मास ऑफ बॉडी which is under observation, this is mass of body which is under observation. ठीक, यहां पे मैं बात करूं a की बात करूं, this is the acceleration of observer with respect to ground. ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन किसके फ्रेम में, ग्राउंड के फ्रेम. ये इसका आपके, तो यहाँ पे मास जो है ना जिसको हम देख रहे हैं उसका मास है, और एक्सेलरेशन आपके ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. और इसके डायरेक्शन की बात करें, क्या होता है डायरेक्शन, देखो ये है, दिस इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ acceleration of observer अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर. बट एक बात ध्यान रखना, नॉट नेसेसरली डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जर्वर. हमें ऑब्जर्वर का मोशन किधर हो रहा है उससे नहीं लेना देना, नॉट नेसेसरली अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ, हमें ऑब्जर्वर किधर मूव कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है. हमें यह देखना होता है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं ये मेरे पास ब्लॉक है, सब लोग ध्यान समझा, इसमें जो है ना एक ऑब्जर्वर बैठ गया इस ब्लॉक के ऊपर. अब बताओ मैं इसको ऊपर थ्रो करता हूं, ये वापस नीचे आ रहा है, तो पहले इसका मोशन ऊपर है फिर ये नीचे आ रहा है. बताओ अगर मैं इस केस में ऑब्जर्वर बैठा तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, हमें इसके मोशन से कोई लेना देना. बताओ हमेशा इस पे एक्सेलरेशन किधर है, जी डाउनवर्ड, तो सूडो फोर्स हमेशा किधर लगेगा, अपवर्ड लगेगा. मतलब ये ऊपर जाए नीचे जाए उससे कोई फर्क नहीं है, मोशन का कोई लेना देना नहीं होता है. ये अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं है, ये अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर. पहले तो मेरी बात से सभी लोग पूरी तरह सहमत हो ना, कंप्लीट करिए बेटा इसे. अभी आ रहे उसके एक्सप्लेनेशन पे आ रहे, रुक जाओ थोड़ा टाइम दो. अभी जहां जहां पे हम फेल हो गए थे हम उसको री एक्सप्लेन करते हैं. केस फर्स्ट कौन सा जो मैंने वो कराया था, अभी आते हैं.
पहले तो ये नोट कर लिया ना सभी लोगों ने। अब देखो जहां जहां पे हम फेल हो गए थे, अब उसको विद द हेल्प ऑफ सूडो फोर्स अगर हम करेंगे तो बिंदास हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखो मेरी तरफ ध्यान दो। अब ये वाला केस, पहला केस मैंने आपको समझाया था, यहां पर ये एफ फोर्स है आपके पास, तो इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन इतना है आपके। जैसे ही हम लोग इसके फ्रेम में गए, बताओ फ्रेम में जाने का मतलब जैसे ही उस पे बैठ गए, बताओ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू क्यू बताओ कितना हो गया, 0। बताओ अगर एक्सेलरेशन आपके पास 0 हो गया यहां पर, अब बताओ फोर्स तो इस पे लगी रहा, एफ फोर्स नॉन जीरो है, एक्सेलरेशन 0 है, बताओ न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं वैलिड है ना। अब बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं with the help of pseudo force। देखो ध्यान से, देखो अगर मैं सूडो फोर्स की बात करूं, अब बताओ जब मैं इस ब्लॉक के ऊपर बैठ गया, तो ये ब्लॉक बताओ अगर मैं बात कहूं, ये एक ऑब्जर्वर है हमारा, ये क्यू ऑब्जर्वर, बताओ ये ऑब्जर्वर मूविंग विद एक्सेलरेशन a is equal to f by m with respect to ground। बताओ ये यही तो है, हाँ या ना। ये बताओ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किससे जा रहा है आगे की तरफ, f by m से। अब बताओ यहां पे अगर ये m मास का ब्लॉक है तो इस पे एक फोर्स ये लग रहा है। अब बताओ ये एक्सिलरेटिंग फ्रेम है तो सूडो फोर्स लगेगा, किधर लगेगा सूडो फोर्स, पीछे की तरफ। तो अब इस पे अगर हम सूडो फोर्स की बात करें, एफ सूडो की बात करते हैं, बताओ ये क्या हो जाएगा, एफ सूडो मास ऑफ ऑब्जर्वर इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर क्यू, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, हाँ ना। बताओ ये हो गया एम, ए क्यू की वैल्यू बताओ कितनी है, ये आपके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किसकी, एफ बाय एम। बताओ ये एफ बाय एम आ गया, बताओ ये m से m कैंसिल, बताओ अल्टीमेटली कितना f। बताओ ये फोर्स यहां पर f आ गया एक तरीके से, यही तो सूडो फोर्स हुआ। अब बताओ दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो बताओ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू q, बताओ ये भी 0 है, और साथ ही साथ अगर एफ नेट की बात करें तो अब एफ नेट भी 0 है। अब बताओ दोनों चीजें 0 हैं, तो अब मैं कह सकता हूं, बताओ न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड है। पहले तो मेरी बात से सहमत। तो अगर इस केस की बात करें तो अब पक्का क्या न्यूटन सेकेंड लॉ इस केस में वैलिड है, कोई समस्या इसमें किसी को, 100% ना। तो मेरे पास जो प्रॉब्लम थी हमारे पास, वो हमने कहा कि भाई जब ये ऑब्जर्वर हमारा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस एक्सेलरेशन से जा रहा है, इसका मतलब ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो गया। और अगर ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम है तो बताओ इसमें कौन सा आएगा आपके पास, बताओ सूडो फोर्स आएगा आपके पास। ये अगर एक्सेलरेटिंग फ्रेम है तो यहाँ पे सूडो फोर्स, तो हमने सूडो फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, तो सूडो फोर्स की नेट वैल्यू एफ आई है। तो यही वैल्यू जब मैंने यहाँ पे पुट की तो ये एफ और एफ कैंसिल, बताओ एक्सेलरेशन भी 0, नेट फोर्स भी 0, बताओ न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड, जो हमारा एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, बताओ सूडो फोर्स की हेल्प से हमने बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर दिया। तो ये कंप्लीटली हाइपोथेटिकल है फोर्स, बट सिर्फ इसका एडवांटेज है ये अगर लगा दोगे तो आप इस फ्रेम से भी न्यूटन सेकेंड लॉ को वैलिड करा सकते हो। बात क्लियर बेटा, कंप्लीट करो बेटा इसे। हाँ जिसका डाउट, बेटा तुम्हारा डाउट क्लियर। तो हमने अब कब कहा कि हमें ऑब्जर्वर का मास लेना है, डेफिनेशन क्या थी, सूडो में m इंटू ए, एम इज द मास ऑफ बॉडी विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, और एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट हुआ। हमें ऑब्जर्वर का मास तो नहीं लेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। फिर तो हम पूछेंगे 30 केजी का ऑब्जर्वर या 60 केजी का, उससे क्या फर्क पड़ता है। मेरी बात से सब लोग सहमत हो ना। मास हमें किसका लेना होता है, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं।
क्या चीज बेटा? क्या चेंज बेटा? बात करना बंद करो, क्या चेंज हो गया? फोर्स कितना है मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है कि हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड है या नहीं वैलिड है, हम इसकी बात करें। यहां पर फोर्स लग रहा था, एक्सेलरेशन जीरो था, ये प्रॉब्लम है। यहां पे हम अगर इसके फ्रेम में जा रहे हैं तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो एट द सेम टाइम फोर्स भी जीरो है, तो न्यूटन सेकंड लॉ तो वैलिड ही है ना, क्या प्रॉब्लम है? बात सभी को क्लियर पक्का? अब देखो सेकंड वाला जो था वो नोट कर लिया ना आप लोगों ने? जो नोट करने क्विकली नोट करिए। और बाकी मैं आज इसका पीडीएफ जो ना, इसका पीडीएफ एज वेल एज जो आज का क्लास लिंक है वो भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है ना? और ग्रुप में आ जाएगा तो जो भी चीजें अगर आपको लगती है तो आप उसमें दोबारा से कर सकते हो। मतलब ये बहुत फंडामेंटल है, मतलब इसके बाद हम फिर इसको डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब ये एक क्लास अगली क्लास का थोड़ा सा पार्ट फंडामेंटल, फिर तो हम डायरेक्टली इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन ही होते हैं पूरे, फिर फोर्स हो, फ्रिक्शन हो, सर्कुलर मोशन, सिर्फ क्वेश्चंस हैं इसमें। हाँ, ये कहानी क्लियर? अब सेकंड का एक्सप्लेनेशन, इसमें किसी कोई डाउट? कोई भी नहीं। अब देखो इसकी बात करते हैं, अब यहां पे भी फंस गए थे हम लोग, अब इसका भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बड़ा बात करना, देखो अगर हम सूडो फोर्स से इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें, बताओ ये वाला ब्लॉक है, बताओ ऑब्जर्वर जिस पे बैठा हुआ है, बताओ इसका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताओ कितना है? ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन जीरो है, बट एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बताओ ये आपका किसके बराबर है? ए के बराबर। पहले तो ये बात से सहमत सभी लोग, हाँ या ना? अब बताओ अगर ये आपके पास ए दिया हुआ है, ये अगर ए है आपके पास, तो जैसे हम इसके फ्रेम में जाएंगे, इसका मास एम था, तो बताओ यहां पे कोई फोर्स तो लग नहीं रहा था। अब बताओ जैसे बताओ कौन सा फोर्स लगेगा? सूडो फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में इसके। बताओ सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और वो किसके बराबर हो जाएगा? मास ऑफ ब्लॉक एम और इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, बताओ एम ए, यही तो आया। बताओ हमारे पास नेट फोर्स यही तो लगा। अब बताओ न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करें, बताओ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। बताओ नेट एक्सटर्नल फोर्स में सिर्फ कौन सा फोर्स है आपका? सिर्फ सूडो फोर्स है, और यही तो होगा जो एम के मास को ए का एक्सेलरेशन देगा। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्योंकि देख कौन रहा है यहां पर? क्यू। अब बताओ सूडो फोर्स की बात करें तो ये हो जाएगा एम इंटू ए इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, किसके रिस्पेक्ट में? क्यू, क्योंकि ऑब्जर्वर यहां पर ये क्यू है। बताओ मास कैंसिल आउट हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू क्यू ऑब्जर्वर, बताओ किसके बराबर हुआ? ए, और वो भी किस डायरेक्शन में? लेफ्ट में। और बताओ ये यहां पर यही तो चिल्ला रहा था कि जब भाई हम इसको देख रहे हैं तो बताओ ये क्या कह रहा था कि ब्लॉक इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट विद एक्सेलरेशन कैपिटल ए। ये यही तो कह रहा था कि एक्सेलरेशन कैपिटल ए लेफ्ट में है, और हम देख रहे थे हमें कोई फोर्स ही नहीं दिख रहा था, तभी हमने कहा न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड नहीं है। बट अब बताओ जब हम इसके फ्रेम में गए तो हमने एक इमेजिनरी फोर्स सूडो फोर्स लेफ्ट में लगा दिया, और बताओ जो वो कह रहा था ए, बताओ अब ये हमारे मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन इसकी क्या हो गई? टुवर्ड्स लेफ्ट। तो हमने कंप्लीटली बताओ जस्टिफाई कर लिया इसे, कंप्लीट करिए। तो ये बहुत एडवांटेज है यार इसका, हम इसको बिंदास जो है ना क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं।
अब हमारे पास फ्रीडम है, ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व करना चाहो ग्राउंड के फ्रेम से सॉल्व करो, किसी मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है तो मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो, बस आपको हर जगह एक एक्स्ट्रा फोर्स लेना पड़ेगा, सूडो फोर्स। आपका क्वेश्चन हर जगह आप इसको आंसर निकाल सकते हो। कंप्लीट करो।